हाय, बैंकिंग लॉ के बारे में आज आपको मैं बता रही हूँ। उसका जो यूनिट 1 मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता चुकी हूँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। आज जो हम देखेंगे बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड अंडरटेकिंग एंड ट्रांसफर एक्ट 1970 या 69। मेजर एफर्ट्स देखेंगे इंटरनेशनल बैंकिंग के, जो कि बेजल्स के नॉर्म्स टायर 1 टायर 2 के कैपिटल के बारे में आज हम देखेंगे। मेनली जो आपका इस साल का जो नया टॉपिक जुड़ा है वो है बेजल्स के नॉर्म, कि नॉर्म्स होते क्या है, बेसल है क्या चीज़, वो जब आज हम इस टॉपिक के अंदर क्लियर कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट और बेसल के नॉर्म्स के बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, कि इसका इंट्रोडक्शन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एक्ट 25 जुलाई को। इसका बिल निकला था जो कि 8 अगस्त को रिसीव हुआ था दोनों हाउसेस से पास होने के बाद। 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंशियल के लिए क्या हो गया था, आपका एसेंट मिल गया था, लॉ बन गया था। मतलब आपका क्या हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा 25 जुलाई को क्या किया गया था, बैंकिंग कंपनीज उपक्रम और अधिग्रहण और हस्तांतरण विधायक के पेश किया गया था। उसके अलावा 8 अगस्त को क्या किया, दोनों सदनों में क्या किया, इसको पारित किया गया। और 9 अगस्त को क्या किया गया, इसमें राष्ट्रपति की सहमति मिली और उसमें आपको क्या हुआ, अधिनियम प्रदान हो गया। इसके अंदर 14 बैंक्स आपके क्या हुई थी, नेशनलाइज हुई थी, जो कि 19 जुलाई 1969 में हुई थी। और इसका कन्फर्मिटी की नेशनल पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव हुआ था। इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि आपका बैंकिंग में क्या हुआ था। बैंकिंग में आप बैंकिंग एंड रेगुलेशन, बैंकिंग कंपनीज एक्ट कब बना था, तो ये चीज़ आपका क्या हुआ है, इस बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखते हैं बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इस एक्ट को कब दिया गया था, 25 जुलाई को। 25 जुलाई 1969 में इसके बारे में क्या किया गया था, आइडिया दिया गया था। किधर दिया गया था, लोकसभा और विधानसभा में इसके बारे में बताया गया था। फिर लोकसभा विधानसभा के बहस और फालतू की बातों करने के बाद क्या हुआ, 8 अगस्त को 1969, मतलब मान लीजिए कि कितने दिनों बाद उसमें क्या हुआ, वो फाइनलाइज हो गया कि भाई हाँ ये एक्ट बनेगा। फिर अगले ही दिन 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसको फाइनल कर दिया कि भाई हाँ, और उसमें इनका सिग्नेचर हो गया। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बैंकिंग कंपनी 25 जुलाई को ये आया, 8 अगस्त को इसके बारे में आया, 9 अगस्त का क्या गया, इसको फाइनलाइज कर दिया गया। और 19 जुलाई इसको करने से पहले, इस एक्ट को करने से पहले 19 जुलाई को 14 बैंक्स, 14 बैंक्स को क्या किया गया था, नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइज मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया था कि भाई वो बैंक जो थी सारी प्राइवेट थी, उनको क्या किया, गवर्नमेंट के अंडर में रख दिया गया। तो वो हो गया आपका बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंदर सबसे पहला। कि इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपका क्या हुआ था, तो इस एक्ट को स्टार्ट करने 19 जुलाई को 14 बैंकों को क्या किया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था। उसके बाद 14 बैंकें तो यही थी, फिर 6 बैंक्स को क्या किया गया था 1980 में और नेशनलाइज किया गया था, जिसमें बाद में 2 बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया, दोनों क्या हो गई थी, मर्ज हो गई थी। तो ये चीज़ है कि भाई आपके क्या हुआ, कंपनीज एक्ट कैसे फॉर्म हुआ, तो 25 जुलाई को आया, 8 अगस्त को लोकसभा विधानसभा ने फाइनलाइज किया और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको फाइनल कर दिया। तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऐसे बना। अब एक छोटा सा अपन और रिव्यू देख लेते हैं इस बारे में। द प्रेसिडेंट पास द एक्ट फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 1969 कि राष्ट्रपति ने 1969 में क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए अधिनियम पारित किया। फिर 19 जुलाई को 14 नेशनल बैंक्स क्या हुई, नेशनलाइज हुई। 21 जुलाई को क्या हुआ, इसके नाम पे एक केस फाइल किया गया था। और 22 जुलाई को क्या किया, 14 को सेंट्रल बैंक नहीं फॉर्म, एडवाइजरी कमेटी नहीं बनेगी, या 14 राष्ट्रीय केंद्र सरकार एक सलाहकार समिति नहीं बना सकता है। फिर प्रेसिडेंट इसमें टर्मिनेट और रिमूव नहीं कर सकता है। कुछ बैंक जो अदर रेगुलेशन एक्ट नहीं हटा सकता, ये सब इसमें क्या हुआ, चला। फिर 25 जुलाई को पार्लियामेंट ने ये बिल निकाला और 14 फरवरी 1970 में बैंकिंग कंपनीज एक्ट इसको नया नाम दे दिया गया। ठीक है,
क्या हुआ, ये सब तो मैंने बोला कि ये सब तो हो गया कि 21 जुलाई को उसके खिलाफ है ना केस किया गया, 22 जुलाई को फिर से नेक्स्ट डे क्या किया, उस चीज़ को खारिज कर दिया गया कि भाई इसमें गवर्नमेंट कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, प्रेसिडेंट किसी चीज़ को टर्मिनेट नहीं कर सकता है। और क्या था तीसरी चीज़ कि कोई भी बैंक हो या कुछ भी हो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को चेंज नहीं कर सकता है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट का जो नाम था उसको 14 फरवरी को नाम चेंज करके बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन अंडरटेकिंग एंड ट्रांसफर एक्ट के नाम से इसको बना दिया गया। तो आपका जो था कि भाई बैंकिंग कंपनीज एक्ट क्या था, कैसे फॉर्म हुआ, क्यों हुआ, ये सब क्या इसके अंदर आपके आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझाना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि आपके 10 मार्क्स के पॉइंट्स लिख सकते हो, 5 मार्क्स में थोड़ा सा भी समझा दोगे, 5-6 लाइन भी समझा दोगे तो भी आपका क्या इजीली कवर हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमको प्रोविजंस लिखने होते हैं, तो हम प्रोविजंस को किस तरीके से लिखते हैं, ये कैसे करते हैं, तो वो चीज़ है कि भाई मैंने आपको बताया कि हर एक प्रोविजन को लिखने का तरीका, सेक्शंस नहीं याद है कोई इशू नहीं है, पर प्रोविजंस को लिखने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए आपको 12 प्रोविजंस याद है, ठीक है, एग्जाम्पल 12 प्रोविजंस के नाम याद है, 12 प्रोविजंस याद है वो नहीं है, 12 प्रोविजंस के नाम याद है, तो उनको एक क्या कीजिए, ग्राफ बना के, चार्ट बना के उसको फर्स्ट अच्छे से पेज पे उनका नाम और लिख दीजिए, फिर उसकी डिटेल्स उसके नीचे से शुरू करें। एक एक डिटेल को इजीली थोड़े थोड़े से लैंग्वेज में भी समझाएंगे तो आपका 12 पॉइंट इजीली क्या हो जाएगा, हो जाएंगे कवर अप। तो हम स्टार्ट करते हैं मेन प्रोविजंस के बारे में कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट का सबसे पहला प्रोविजन क्या है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट का सबसे जो पहला प्रोविजन है वो है एक्विजिशन, मतलब अधिग्रहण। अधिग्रहण क्या होता है कि ये एक सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग द नेम विल बी टेकन फ्रॉम 19 जुलाई 1969 से इसका नाम लेना शुरू कर। देयर विल बी कॉमन करेंसी, उसके बाद कॉमन करेंसी दी द पावर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज विल बी विद द बैंक, संपत्ति खरीदने और बेचने की शक्ति बैंकों के पास ही होगी। फिर केसेस कैन बी फिल्ड इन द नेम ऑफ बैंक्स, बैंकों के नाम के मामले में ही दर्ज किए जाएंगे। सेक्शन 3233 के नई बैंक की कैपिटल इज सेंटर विल बी द सेम एज द ओल्ड बैंक, मतलब केंद्र की नई बैंकों की पूंजी पुराने नाम से के सामने ही होगी। ठीक है, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज ऑफ वर्ड द एंड द लिमिटेड बट द ओल्ड नेम्स आर ग्रांटेड परमिशन। द और लिमिटेड शब्द का उपयोग पे प्रतिबंध, लेकिन पुराने नामों में अनुमति दी गई थी। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है अधिग्रहण, मतलब एक्विजिशन। एक्विजिशन में सबसे पहला पॉइंट क्या था, इसको कब पारित किया गया था, इसको कब आया था, तो 19 जुलाई 1969 कॉमन एक ही करेंसी के हिसाब से चलाया गया था। कोई भी एक्ट हो, सॉरी कोई भी बैंक पे, मतलब कोई भी बैंक में आपको क्या करना हो, केस करना हो कि भाई हाँ इस बैंक के नाम पे मुझे केस करना है कि मैंने जो चाहा था वो नहीं हुआ, उसके अपोजिट में हुआ, तो उसमें क्या होगा, केस जो भी फाइल होगा वो किसके नाम पे होगा, केस जो भी फाइल होगा वो बैंक के नाम पे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई उस बैंक के जो हेड है उसके नाम पे मैं केस कर दूंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मेरा पैसा बैंक ने डुबाया है तो मैं बैंक के नाम पे ही क्या करूंगी, केस करूंगी, दूसरे के नाम पे केस नहीं करूंगी। बैंक के ही पास होता है राइट, पावर होता है बाइंग और सेलिंग का, खरीदने और बेचने का। ठीक है, एक्विजिशन के अंदर ये फर्स्ट में सेक्शन 3(1) के अंदर, मतलब इसको लिखना कैसे, तो सेक्शन 3 का 1। अब 3(2) और 3(3) की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आया था, तो इसके अंदर जो भी बैंक्स हैं उनकी जो कैपिटल रहेगी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। मान लीजिए SBI की अपन बात करते हैं,
ठीक है। एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई के हर एरिया में, जैसे राजस्थान में भी करीबन मान लीजिए 50,000 बैंक्स हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं 1 लाख बैंक्स हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं 50,000 बैंक्स हैं। गोवा की बात करते हैं तो 5,000 बैंक्स हैं। और सेम अगर मानते हैं कि एमपी की बात करते हैं तो 40,000 बैंक्स हैं। ठीक है। तो अब देखिए एसबीआई की मान लीजिए ये 50, 1 लाख, 2 लाख, 2,40,000, 2,45,000 ब्रांचेस हैं। तो अब इनके कैपिटल में अलग अलग थोड़ी गिनूंगी, ब्रांचेस किसकी, एसबीआई की। तो इन सब की जो कैपिटल आएगी जाएगी जो भी होगा वो सब क्या करेंगे, एसबीआई के मेन हेडक्वार्टर में देंगे। जहाँ मेन हेडक्वार्टर है मुंबई में है तो उधर क्या करेंगे, वो अपने सारे डिटेल्स पहुँचा देंगे और सबका एक मर्ज करके वो अपना खुद का एक निकालेगी। तो ये चीज़ क्या हो गई आपके कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट ने क्या किया, जिसका जितना भी हो रहा है वो अपने पुराने वाले में ही जोड़ते जाएंगे। और लास्ट सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, इसी के अंदर एक्विजिशन के अंदर बात करते हैं। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 2 वर्ड्स थे, एक तो द और दूसरा था लिमिटेड। इन दोनों का यूज पे प्रतिबंध हो गया था, मतलब इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि ये वर्ड्स आपको यूज करने ही नहीं है। पर कुछ बैंक पुरानी कंपनीज थी उनको यूज करने थे तो वो यूज होते थे। अब वो कोई भी ऐसी बैंक नहीं है जिसके पीछे लिमिटेड वर्ड लिखा हो या फिर द वर्ड आगे लिखा हो। ठीक है। पहले था द बैंक ऑफ इंडिया, तो उस द को हटा के बैंक ऑफ इंडिया ही हो गया। द महाराष्ट्र बैंक या महाराष्ट्र बैंक लिमिटेड, ये सब नाम हटा दिए गए और सिर्फ उनके जो नाम है जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या उनके प्रॉपर नाम हो गए। द और लिमिटेड वर्ड को बिल्कुल ही हटा दिया गया था। फिर अगर हम अगले की बात करते हैं, इससे आपको क्या समझ में आया, एक्विजिशन अधिग्रहण जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, इससे आपको क्या समझ में आया कि भाई क्या बैंक्स जो थी उनके पास क्या है, पावर थी कि वो खुद ही अपना कैपिटल को फॉर्म कर सकती थी, खुद की मतलब खुद की करेंसी नहीं बना सकती। करेंसी सिर्फ एक के पास होती है, आरबीआई के पास खुद की ही कॉमन करेंसी होगी सबकी, चाहे वो इलाहाबाद बैंक हो, चाहे वो महाराष्ट्र बैंक हो, चाहे वो एसबीआई हो, कोई भी हो, सबकी क्या हो, एक ही करेंसी होगी। एल लिमिटेड और द वर्ड हटा दिया जाएगा। ये सब आपके क्या छोटे से पॉइंट्स आपके आ गए। उसके बाद जो अपन ने देखा नेक्स्ट आया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अगर बात करते हैं हम तो मैनेजमेंट में क्या है कि मैनेजमेंट में फर्स्ट के हेड ऑफिस ऑफ ऑल बैंक्स एंड न्यू बैंक्स आर रिमेन सेम। पुराने बैंकों और नए बैंकों के जो कार्यालय रहेंगे वो सेम रहेंगे। द बिजनेस ऑफ बैंक आर कंट्रोल बाय एंड डायरेक्टेड बाय मैनेजिंग कमिटी। बैंकों में व्यवसाय प्रबंध समिति द्वारा ही नियंत्रित और निर्देशित किया जाना है। बाय सजेशन ऑफ आरबीआई द सेंट्रल कमिटी विच मे हैव मैक्सिमम 7 मेंबर्स। आरबीआई के केंद्र समिति के सुझाव जिसमें अधिकतम 7 सदस्य हो सकते हैं। फिर कस्टोडियन मे बी अपॉइंटेड फॉर लुकिंग आफ्टर द अकाउंट्स। खातों के देखभाल के संरक्षक की नियुक्ति किए जा सकते हैं। सेकंड क्या है इसका, मैनेजमेंट। हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ा, उसमें मैनेजमेंट के बारे में, आरबीआई एक्ट पढ़ा, उसमें भी ज़्यादा मैनेजमेंट के बारे में हम किस में पढ़ रहे हैं, प्रबंध के बारे में हम प्रबंधन किसमें पढ़ रहे हैं, बैंकिंग कंपनीज एक्ट में। कि मैनेजमेंट में पहला पॉइंट है मैनेजमेंट का कि जो बैंक का हेड ऑफिस है वो सेम रहेगा। मतलब चाहे नई बैंक हो चाहे पुरानी बैंक हो, उसका हेड ऑफिस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मतलब ओल्ड बैंक न्यू बैंक जो भी है उसका हेड ऑफिस सेम रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बिजनेस जो भी होगा कंट्रोल कौन करेगा, मैनेजिंग कमेटी। जो बैंक की मैनेजिंग कमेटी है जिसमें सीईओ होंगे, आपके डायरेक्टर्स होंगे, फिर उसके मैनेजर्स होंगे, फिर जनरल मैनेजर्स की बात करते हैं, मैनेजर्स आएंगे, फिर आपके अदर्स जो होंगे, वो सब एक फॉर्म जो बना हुआ होता है
उसका बात करें तो वो मैनेजिंग कमेटी के अंदर आएगा। फिर कोई भी बैंक सजेशन किया कि आरबीआई ने क्या सजेस्ट किया कि मैक्सिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए एक कमेटी के अंदर, प्लस 7 मेंबर्स क्या होने चाहिए एक कमेटी के अंदर फॉर्म होने चाहिए। कि मान लीजिए कि आज सीईओ है, सीईओ के बाद 2 डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं, वो अलग आकर सीईओ, सीईओ के बाद 2 आ जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद 2 4, 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंदर 2 मैनेजर्स, फिर 2 मैनेजर्स, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। ऐसे आपका ये मैनेजिंग कमेटी का स्ट्रक्चर होगा। इनके जो भी फिर क्या है, हम इसके जितने भी आपके क्या है अकाउंट मेंटेन्स हो रहे हैं उसका एक कस्टडियन बनाया गया, मतलब जो देखने करने वाला क्या है एक ही कर दिया गया। तो ये मैनेजमेंट का हो गया कि भाई मैनेजमेंट में ये चीज़ होगी। फिर नेक्स्ट क्या आया, ओबेइंग द डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसको देख लेते थोड़ा सा। ओबेइंग द डायरेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन। कि सेक्शन 4 के अंदर दैट प्रोवाइड्स nationalized bank their performance is compulsory follow as an instruction which is the consulting with the RBI from the central government is the matter related to the policy related to the public interest। धारा के 4 के अकॉर्ड के द्वारा प्रबंधन किया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य संपादन उन सब निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे जो आरबीआई के द्वारा परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक हित के क्या हो, हित के संबंधित नीति विषय के मामले में दिया जाए। ठीक है, ओबेइंग द डायरेक्टर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी ओबेइंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन जो कि एक सेंट्रल बैंक ने कहा कि आपका जो अभी जैसे कि एग्जैक्टली अभी कोविड की बात करते हैं हम, कोविड के टाइम में कोरोना के टाइम में हमने देखा बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई के पास गई, बोले आरबीआई को बोला कि बैंक्स में जो है लोगों का आना जाना बहुत है, वहाँ बहुत भीड़ रहती है, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा ही क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आरबीआई ने क्या सजेस्ट किया सेंट्रल बैंक को कि भाई हम सिर्फ कुछ घंटे ही रखेंगे, मान लीजिए कि सुबह 9 से 12 का टाइम ही रखेंगे और उसमें भी बैंक्स को हम इन्फॉर्म कर देंगे कि जो लोग हैं उनको क्या करना है, आपको बैंक के अंदर एंट्री नहीं देनी है, और उस बैंक के अंदर एंट्री नहीं देनी, बाहर से आप उसका कैश रिसीव करिए और कैश विड्रॉ करवा दीजिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ने क्या डायरेक्शन दी बैंक्स को कि भाई हाँ ऐसा कर सकते हैं, तो उन लोगों ने ऐसा दिया और हर बैंक को क्या किया, उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानते तो उसके अगेंस्ट में केस फाइल हो सकता है, जो भी हो उसका बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के रूल्स जो बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, पर हर एक बैंक को इस चीज़ को मानना कंपलसरी। अगर नहीं मानते तो जो भी रूल्स है और रेगुलेशंस है उसको फाइनलाइज करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ 3 समझ में आई, अधिग्रहण, प्रबंधन और डायरेक्शन की केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन क्या है उसके बारे में बताया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पूर्ण गठन। इसमें क्या हुआ, इसमें आया कि बाय द एडवाइस ऑफ आरबीआई द मैनेजिंग राइट आर गिवन टू पर्टिकुलर बैंक। एक पर्टिकुलर बैंक को क्या गया, सारे राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए। फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन बैंक पूर्ण गठन के लिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर्म 2 और मोर लॉज फ्रॉम दिस बैंक्स फ्रॉम अमालगमेशन ऑफ वन नेशनलाइज्ड बैंक टू अदर नेशनलाइज्ड बैंक और एनी अदर बैंक्स, ट्रांसफर ऑफ वन बैंक टू अनदर, नेशनलाइज और नॉट नेशनलाइज। मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक के सलाह से विशेष बैंकों को प्रबंधन अधिकारी दिए गए।
फिर सरकार ने इन बैंकों के लिए 2 या 2 से अधिक कानून बना सकती है। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक किसी भी अन्य बैंकों के साथ एक राष्ट्रीयकृत समामेलन के लिए है। फिर ट्रांसफर ऑफ वन बैंक टू द अनदर बैंक, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक स्थानांतरण कर सकते हैं, चाहे राष्ट्रीयकृत हो कि नहीं हो। अब हमारा नेक्स्ट क्या आया, रीऑर्गेनाइजेशन, पूर्ण गठन, वापस से उस चीज़ को बनाया। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने सबसे पहले भिड़ते गए एक पर्टिकुलर बैंक को क्या किया गया कि कुछ राइट्स दे दिए कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे कि पहला अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो एसबीआई को क्या किया गया, राइट दे दिया गया कि जहाँ आरबीआई नहीं है वहाँ क्या कर दो, आप आरबीआई के जैसे एक्ट कर सकते हो, सारी बैंक को संभाल सकते हो। जैसे अपन ने कल आरबीआई एक्ट में इस चीज़ को बारे में पढ़ा था। तो वही चीज़ के रीऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आरबीआई ने क्या किया कि कुछ मैनेजिंग राइट्स बना दिए एक पर्टिकुलर बैंक्स के ऊपर। फिर क्या आया और क्या किया, तो और की बात करते हैं तो बैंक्स ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने के पास 2 या 2 से ज़्यादा वो क्या बना सकता है, लॉस को बना सकता है एक बैंक के ऊपर ढगाने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया जस्ट कोविड-19 के बारे में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वैसे की बात कर रही हूँ। उसके बाद अमालगमेशन की, भाई 2 बैंक्स हैं, दोनों नेशनलाइज्ड हैं, वो क्या करें, समामेलन कर लें, अमालगमेट कर लें एक दूसरे से। फिर क्या हुआ, एक बैंक दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकती है चाहे वो नेशनल राष्ट्रीयकृत हो कि नहीं हो। वो चीज़ क्या होती है, ये रीऑर्गेनाइजेशन में आपके आ जाती है। मतलब रीऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण गठन कि हम बैंक को वापस कैसे बना सकते हैं। अमालगमेशन 2 बैंक्स जब मिलती है, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अमालगमेशन का नहीं दूंगी मैं आपको, दूंगी अमालगमेशन की बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, या फिर अगर आप बात करते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में यस बैंक या विजया बैंक लेटेस्ट एग्जांपल है अमालगमेशन का कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या किया, विजया बैंक को अमालगमेट कर दिया, दोनों मिक्स हो गई हैं। अगर ट्रांसफर की बात करते हैं तो एसबीआई बैंक के अंदर क्या हुआ, एसबीबीजे को क्या कर दिया, वापस ट्रांसफर कर दिया, वापस उसके अंदर मर्ज कर दिया। वो क्या हो गया आपका रीऑर्गेनाइजेशन कि एसबीबीजे को नाम हटा के उसका नाम क्या कर दिया, एसबीआई कर दिया। और बीओबी में बात करते हैं तो बीओबी तो है ही, उसमें विजया बैंक को अलग से शो किया जाता है। तो ये चीज़ समझ रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया। अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों का लाभ का वितरण कि सेक्शन 10(7) के अकॉर्डिंग वॉट एवर प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक आफ्टर फुलफिलमेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस द रिमेनिंग शुड बी ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्विजिशन मैनेजमेंट समझ, ओबेइंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया। अब क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, छोटा सा ध्यान देते हैं अगर टाइम आपके पुराने फर्स्ट ईयर को देखकर या आपने अभी तक कॉमर्स में जितनी चीज़ें पढ़ी है, ये सारे वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रीऑर्गेनाइजेशन, ओबेइंग द डायरेक्शन, मैनेजमेंट या एक्विजिशन, ये आपने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या फिर अगर आप बात करते हो बिजनेस के अंदर ऑलरेडी ये नाम पढ़ चुके, तो इसके बारे में हमको पता है। तो ये चीज़ होती है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स, सब एक दूसरे से क्या मर्ज है। तो अगर अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कि अगर बैंक्स के पास कोई प्रॉफिट वो कमाता है, ठीक है, उसके बाद उसे 3 या 4.5 CRR निकाल दिया, 16.8 SLR निकाल दिया, फिर एक डिपॉजिट अमाउंट उसको अपने पास रखना पड़ता है, उसको निकाल दिया, सारी लाइबिलिटीज़ को रखकर वो निकाल दिया। इन सबको माइनस करने के बाद, सैलरी वैलरी सब माइनस करने के बाद, अगर फिर भी बैंक के पास प्रॉफिट बचता है
तो उसको किस में पास ट्रांसफ़र करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक में उसको ट्रांसफ़र, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको ट्रांसफ़र कर देना होता है कि कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच रहा है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में यही है कि बैंक प्रॉफिट अगर बचता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट देखते हैं हम, पेड अप कैपिटल। एक कंपनी की, एक बैंक की पेड अप कैपिटल मिनिमम 50 करोड़ होनी चाहिए। मतलब सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग प्रोविजन ऑफ डिसाइडिंग द पेड अप कैपिटल, द एंटायर पेड अप कैपिटल ऑफ अ न्यू बैंक इज अलॉटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज राइट टू मेक चेंजेस इन द कैपिटल बट दिस शुड नॉट बी एक्सेड 15 करोड़। ठीक है, ये चीज समझ गए कि पेड अप कैपिटल मतलब चुकता पूंजी इसको आप बोलते हो। पेड अप कैपिटल मतलब चुकता पूंजी की बात करते हैं। एक्विजिशन अगर वापस से अगर याद नहीं हो तो मैनेजमेंट प्रबंधन, ठीक है, सबका हिंदी लिख दिया है, देख लीजिएगा। चुकता पूंजी जितना हम पेड अप कैपिटल पेड अप कर रहे हैं, कितना हम चुका रहे हैं वो, तो एक बैंक का जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 50 करोड़ एक पेड अप कैपिटल, अगर मुझे एक बैंक स्टैब्लिश करनी तो मेरे पास इतना पैसा होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप बैंक स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। तो पेड अप कैपिटल क्या है, वो कि पूरी बैंक्स का क्या है, नई बैंक जो है वो पेड अप कैपिटल कौन अलॉट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी कंपनीज एक्ट बैंकिंग में उसमें मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल रहा है। तो पेड अप कैपिटल ने क्या किया, 50 करोड़ से ज़्यादा आपका पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं सर्विसेज की, सेवाएं की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक बैंक को हर सेवा जो उसकी है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। छोटा सा देख लेते हैं, employee which are working in the banks before nationalization will treated as the employee of new bank after nationalization. There will be no change in the service conditions, it will be remain the same after the nationalization. मतलब समझ रहे हो इस चीज़ को कि जो भी कंपनी बैंकिंग नेशनलाइज हुई है, मतलब SBI नेशनलाइज हुई है, पंजाब नेशनल बैंक नेशनलाइज हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा नेशनलाइज हुई है, ये सारी बैंक जो नेशनलाइज हुई हैं मतलब राष्ट्रीयकृत हुई है, उनका जो उसमें जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे उनको क्या किया, वो ही एम्प्लॉयज़ नई वाली बैंक में आपके क्या हुए, काम कर रहे। जैसे कि अगर एग्जांपल देती हूँ आज की डेट में कि SBI ने क्या किया, SBBJ को मर्ज कर लिया, अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। उस टाइम क्या हुआ, उसके जो एम्प्लॉयज़ थे तो उसको हटा दिया, नहीं हटाया ना, उसी को क्या करा, उनको SBI के अंदर उन्होंने डाल लिया। तो वही है कि जो पुरानी बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को कर नई बैंक जो हमने इन्फॉर्म की है उसी के अंदर वो काम चल रहा है। ठीक है, सर्विसेज ये हो जाते हैं। फिर बात करते हैं न्यू मार्जिनल अरेंजमेंट, नई सीमांत व्यवस्था की बात करते हैं। तो बैंक, द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक looked after the managing committee which is appointed jointly by central government and RBI. The new following characteristic, कुछ following होने चाहिए कि there should be 2 full-time managers, one will be MD, one representative manager of the depositor, में जमाकर्ता का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। one manager should be central government से मतलब केंद्रीय सरकार से होना चाहिए। लेबर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, RBI का प्रतिनिधि होना चाहिए, वन वर्कर नहीं होना चाहिए, एक प्रतिनिधि जो कार्य करता नहीं होना चाहिए।
उसके अलावा मैनेजिंग कमेटी राइट टू अपॉइंट एडवाइजरी कमेटी बना सकते हैं। 5 रीजनल एडवाइजरी कमेटी फॉर्म्ड होनी चाहिए। 3 मैनेजर रिप्रेजेंटिंग फार्मर वर्कर असिस्टेंट्स एंड 5 प्रेजेंट द टॉप रेटेड बिजनेस ट्रांजेक्शन हेल्पफुल टू द न्यू बैंक्स। फ्रॉम दिस representatives, the one is appointed by the president, one is MD who is acting officers। देख रहे हो। नेक्स्ट जो है सर्विसेज के बाद न्यू मैनेजरियल मार्ज नई सीमांत निधि नई सीमांत निधि, ठीक है। नई सीमांत, इसके अंदर क्या है, आपको दो डायरेक्टर्स होंगे जिसमें एक एमडी होगा, फिर एक आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट की तरफ से होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव आरबीआई की तरफ से होगा, एक लेबर यूनियन की तरफ से होगा, एक जो वर्कर नहीं होगा, एक जो फार्मर्स आर्टिशियंस इनके लिए हो इनकी तरफ से होगा, एक जो बिजनेसमैन बिजनेस वर्किंग में बिजनेस में काफ़ी कर रखा है, मान लीजिए कोई इकोनॉमिस्ट है बहुत बिजनेस में आपके बहुत ज़्यादा गया है उसके उसमें से होगा, और भी आपके 2-3 प्रतिनिधि होंगे। मतलब ये आपके क्या होंगे, ये मार्जिनल अरेंजमेंट्स है कि आपको जो मैनेजर मैंने आपको बताया ना यहाँ पे मैनेजमेंट में कौन कौन होना चाहिए, तो वही चीज़ मैं आपको इसमें बता रही हूँ। 2 डायरेक्टर्स में एक एमडी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा, एक आरबीआई की तरफ से होगा, एक जो वर्कर नहीं होगा उसके अलावा वर्कर नहीं होगा, उसके अलावा आपका लेबर यूनियन से एक तरफ होगा, एक आर्टिशियन और इनकी तरफ से, एक बिजनेसमैन की तरफ से, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये इतने हो जाएंगे। इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी फॉर्म कर सकती हो और 5 एडवाइजरी कमेटीज बना चुके हैं। तो ये क्या एक मार्जिनल अरेंजमेंट्स हो गया कि एक बैंक में कैसे मार्जिनली जो दिमाग का जो काम होता है, मतलब हम तो आप काम कर ही रहे पर हमारे को गाइड करने वाला भी तो कोई चाहिए, क्योंकि हम तो अगर हम में इतनी होती तो हम खुद ही एक बैंक लेके बैठ जाते या हम खुद ही एक चीज़ खोल के बैठ जाते। अगर नहीं है तो उनको गाइड करने के लिए उनके हेड में एक होना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है बैंक के अंदर तो उसको क्या करें, एक राउंड अप करके उसको प्रॉब्लम को सब मिलकर सॉल्व कर सके। तो ये मार्जिनल अरेंजमेंट्स में आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी ऑडिट के बारे में देखेंगे। हम अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में बात करते हैं। तो 31 दिसंबर को हर बैंक की क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग क्लोज हो जानी चाहिए। फिर बाय द परमिशन ऑफ आरबीआई ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड। फिर ऑडिटर चेक द बैंक अकाउंट एंड कीप द अकाउंटेंट फ्री विथ हिम। Auditing proof work has been done. Copies of audited accounts are sent to the central government and the RBI। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए क्या है अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स और ऑडिट क्या हो गया कि भाई हर बैंक के 31 दिसंबर तक, हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च तक का होता है, पर बैंक्स क्या करती है 31 दिसंबर तक जितने भी अकाउंट्स आपके क्या है बन गए उनको बनकर क्लोज कर देती है। ठीक है, और आरबीआई क्या करती है, उनको इंस्पेक्ट करती है उसके साथ जो उसका, और आरबीआई के बिना पूछे कोई अकाउंटेंट अपॉइंट हो नहीं सकता है। आरबीआई उस अकाउंटेंट के साथ लेकर बैठती है जब वो पूरा चेक करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या अकाउंट एंड ऑडिट के अंदर आती है कि एक बैंक कैसे अकाउंट और ऑडिट करती है। सिर्फ कल वाले में मैंने आपको बताया था अकाउंट और ऑडिट क्या है, तो वही चीज़ आपके इसमें आज मैंने बता दिया। इसकी कॉपीज़ क्या होती है, अकाउंट और ऑडिट होता है तो आरबीआई और सेंट्रल बैंक के पास वो जाती है। रेगुलेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों के नियमन कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ गवर्निंग बॉडी विल have to write the create regulation and of the nationalized bank, but this regulation of the bank companies acquisition and the transfer act shall not inconsist with the any other scheme till the new regulation is enacted. Only the provision rules or bylaws or order to former banks are considered applicable to newly nationalized bank। इस अधिनियम के अंतर्गत
ये प्रावधान है कि संचालक मंडल को राष्ट्रीयकृत बैंकों के नए नियमों के रचना के अधिकार होगा, किंतु नियमन बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1970 के अथवा अन्य किसी योजना के असंगत नहीं होगा। नए नियम नहीं बनाए जाने तक पूर्व बैंकों के अंतर्नियमित नियम और उपनियम अथवा आदेश ही नए राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू माने जाने का प्रावधान है। नए राष्ट्रीयकृत बैंकों को रेगुलेट नियमन कैसे किया जाता है, तो जो भी उसके मान लीजिए कि मेरे बैंक जो मेरा बैंक है उसमें जो रूल्स और रेगुलेशन अभी चल रहे हैं, उसके बाद जैसे आज मेरा रूल्स और रेगुलेशन जो चल रहे हैं, कल क्या किया अब गवर्नमेंट ने कहा कि तुमको राष्ट्रीयकृत होना है, तो मैं राष्ट्रीयकृत में मतलब नेशनलाइज में गई, तो जो रूल्स और रेगुलेशन उस बैंक में चल रहे हैं वही रूल्स और रेगुलेशन इस बैंक में भी चलेंगे, जब तक कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है वो चेंज नहीं कर देती, तब तक वो रूल्स रेगुलेशंस वो चलाता रहेगा। किसी के पास हक नहीं है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज कर सके। बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी आते हैं उनको वो मानना अनिवार्य है। फिर कंपनसेशन की बात आती है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग दिस बैंक्स वर 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि एट पार पे कैरिंग इंटरेस्ट एट 4.5 पर एनम, 30 ईयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योरिटी में 5.5 पर एनम के हिसाब से चला सकती है। 3 इंस्टॉलमेंट्स फॉर कैश जो 5% एनम पे चला सकती है। ठीक है, लास्ट आपका क्या है क्षतिपूर्ति, कि कोई भी बैंक मर्ज हो रही है या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है 3 कंडीशंस फुलफिल होनी, तीनों में से 2 फुलफिल होनी चाहिए। कि पहला 4.5% पर एनम पे एट पार पे दे दो, या फिर 5.5% पे जो 30 साल की कंपनी है उस पे दे दो, या फिर 5% एनम पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या करे कंपनसेट कर दे। ये आपके क्या कंपनसेशन की बात हो गई। ये आपका बैंकिंग कंपनीज एक्ट क्या हो गया पूरा कंप्लीट हो चुका है कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट में क्या एक्विजिशन है, मैनेजमेंट, ओबिंग डायरेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पेड अप कैपिटल सर्विस, न्यू मार्जिनल अरेंजमेंट्स, अकाउंट एंड ऑडिट, रेगुलेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक एंड कंपनसेशन। ये सब चीजें आपकी क्या हो गई कंपनीज एक्ट के अंदर, इसके क्या हो गई है मेन प्रोविजंस। ठीक है, अब जो हमको नया देखना है इस साल ही आपका जो टॉपिक जुड़ा है वो है बेसल। बेसल नॉर्म्स के बारे में बताएंगे। बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। इट इज अ हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो BIS of international settlement which fosters the cooperation among the central bank with a common goal of financial stability and the common standard of banking regulations. It is founded in 1930. Basel Committee on Banking Supervision is housed in BIS's office in Basel, Switzerland. ठीक है, कि यह ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है जो कि वित्तीय स्थिरता के सामान्य लक्ष्य और बैंकिंग नियमों के सामान्य मानकों को केंद्रीय बैंकों के बीच में सहयोग का बढ़ावा देता है, और कि ये बैंकिंग पर्यवेक्षक के पर बेसल समिति स्विट्जरलैंड ने BIS के कार्यालयों में रखी गई थी। बेसल नॉर्मली फॉर्म कब हुआ था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नॉर्मली फॉर्म 1930 में बेसल सिटी में हुआ था, जो कि
स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। इधर एक आपके हेडक्वार्टर है BIS, बेसल इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिनका मेन काम क्या है, उस कोई भी स्टेबिलिटी हो या कोई रेगुलेशन हो एक बैंक से रिलेटेड, उसको सेटलमेंट करते हैं, उसको सही करते हैं। उसके अंदर क्या है, बेसल के नॉर्म्स को बनाया गया था, सारी कंट्रीज या सब बैंकों के हेड्स को बुलाकर, वर्ल्ड बैंक को मिलाकर जो बना था बेसल नॉर्म, इस तरीके से फॉर्म हुआ था। मतलब 1930 में वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, बैंक्स के जो है मेन है उनको उनसे बात करने के बाद बेसल सिटी में स्विट्ज़रलैंड में क्या किया, इस नॉर्म्स को बनाया गया, जो कि BIS के अंडर में है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर में है, जो जिसका काम क्या है, मेनली जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब वित्तीय स्थिरता की बात करते हैं, या फिर अगर हम किसी रेगुलेशन नियमन के बारे में बात करते हैं, उसका देखरेख करने वाला कौन है, BIS है, और इसी के अंडर में बेसल नॉर्म्स चलते हैं। तो एक बेसल नॉर्म को छोटा सा देख लेते हैं। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 1988, बेसल 1 की बात कर रही हूँ मैं। इट फोकस ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस रिजल्टिंग द बोरोअर फेलियर टू repay a loan or a meet contractual obligation. Traditionally, it refers to the risk that lenders may not receive owed principal and the interest. 1999, it defined the capital and the structure of risk weight for banks. The minimum capital requirement was fixed at 8% of the risk weighted assets, RWA. RWA मतलब क्या होता था, asset which is the risk profile. For examples, hacked by the collateral. India adopted Basel 1 guidelines in India. मतलब समझ रहे बेसल 1 क्या हो गया। बेसल 1 वो चीज़ है कि भाई जहाँ 1988 में क्या किया गया था, इसको मेनली दे दिया गया था कि जितने भी क्रेडिट है, मतलब जितने भी साख है आपके, उसका रिस्क कैसे बियर करना है, उसको कैसे सेटल ऑफ करना है, बेसल नॉर्म उस पर सेटअप है। बेसल नॉर्म मेनली जो है इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, जो इंटरनेशनली सारी कंट्रीज को माना कंपलसरी है। हाँ, इंडिया ने क्या किया, बेसल 1 को अडॉप्ट कर लिया था। आपको मेनली बेसल 1 के बारे में ही पढ़ना है कि बेसल 1 क्या 1988 में फॉर्म हुआ था। इसका जो मेन एजेंडा था वो क्रेडिट रिस्क का था कि भाई मतलब साख कितना खतरा है या वो है, उसको देखना, उसको नापने का जो था वो बेसल फर्स्ट के अंदर आया था और इंडिया ने इसी को माना था। अब लास्ट टॉपिक है कि भाई टायर 1 टायर 2 होता क्या है। तो टायर 1 इज अ कैपिटल डिस्प्ले इन द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक एज इट शोज the bank core capital including equity capital and disclosed reserves. Regulators use the tier 1 capital for the purpose of ensuring that the banks are enough capital in the unexpected losses. Or tier 2 designated as a secondary and supplementary large of the bank's capital and composite the items of the revolution reserve hybrid instruments as subordinate terms debt or considered less secure than tier 1 capital other than the bank capital because it is more difficult to liquidate. टायर 1 क्या हो गया कि वो पूंजी जो वित्तीय ताकत को प्रदर्शित करती है और मूल पूंजी को देखकर दिखती है कि उसकी इक्विटी पूंजी क्या है, उसका खुलासा भंडार क्या है और नियमित उसका क्या चल रहा है, उसका उपयोग कैसे करना है। और टायर 2 क्या है, उसी के दूसरा है जो कि थोड़ा उससे टायर 1 से क्या है, कैपिटल से क्या है, थोड़ी तुलना में सुरक्षित है, जो कि बैंकों की पूंजी को दूसरे रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया टायर 1 टायर 2। आज का टॉपिक आपका यही होता है। यूनिट 1 यहाँ से आपको ख़त्म होता है। ये रेफरेंसेज है जहाँ से मैंने टॉपिक उठाया है। थैंक यू। और कुछ भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे या फिर इस मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा, या कुछ क्वेश्चन हो तो इस पर आप व्हाट्सअप या फिर मेल कर दीजिएगा। थैंक यू।